धरनों पड़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? लाहौर हाई कोर्ट ने कल पाबंदी लगाई। नवाज शरीफ आज और जारहाना मूड में आ गए। वकला से खिताब में अदालती फैसले और जजेस पर तनकीद की गई है। हुकूमत और इदारों में तसादुम की फिजा बन रही है। तहरीक इंसाफ नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी को टारगेट करने आ रही है। इमरान खान सक्खर से इलेक्शन मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को चोट पहुंचाना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन पानी तेजी से जहरीला हो रहा है। आलमी इदारे बरसों से खबरदार कर रहे हैं, हुकूमत ध्यान नहीं दे रही। 6 करोड़ लोगों की जान खतरे में है। और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। 4 साल में एक्सपोर्ट में 2 अरब की कमी हुई है। हुकूमत सहारा देने के दावे तो कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री संभलती नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ और विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। लाहौर हाई कोर्ट ने कल ही अदलिया मुखालिफ बयानात नशर करने पर पाबंदी लगाई। पैमरा को पाबंद किया गया कि वो चैनल्स को इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करे ताकि अदालतों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला रोका जा सके, क्योंकि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद से ही मुसलसल लीगी रहनुमा अदालती फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस हुक्म के बाद लग तो यूँ रहा था कि शायद लीगी रहनुमा कुछ मोहतात हो जाएंगे, पनामा केस में अदालती फैसले पर तनकीद का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन हकीकतन इससे उलट हुआ है। आज मियां साहब मजीद जारहाना मूड में आए हैं और उन्होंने अदालती फैसले की खुलकर मुखालफत की है, जजेस पर सवाल उठाए हैं, अदालती दायरा इख्तियार की बात की है। उन तमाम कानूनी निकात का जिक्र किया गया जो नून लीग ने पनामा केस से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त में उठाए हैं। उनकी तकरीर के कुछ हिस्से जरा सुनिए। क्या किसी भी पटिशनर ने दुबई की कंपनी और मेरी तनख्वाह की बुनियाद पर मेरी नाअहली की इस्तदा की थी? हमने अपनी रिव्यू पिटिशन में इन सवालात को भी उठाया है। आज भी आप पर यानी वकला पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेकाम और आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा करें। वकला अपना किरदार अदा करें। मियां नवाज शरीफ की तकरीर के कुछ हिस्से आपने सुने हैं जो हमने आपको ये सुनवाए। इस तकरीर में और भी बहुत कुछ था, लेकिन क्योंकि अदालती फैसला इस पर मौजूद है, अदलिया मुखालिफ जो तकारीर हैं वो नशर नहीं की जा सकती, इसलिए वो जुमले हम आपको नहीं सुनवाएंगे। अलबत्ता इतना ज़रूर बता सकते हैं कि मियां साहब ने अपनी इस तकरीर में सवालात क्या क्या उठाए हैं। उन्होंने पूछा ये है कि आज तक ऐसा हुआ है कि पुरअसरार कॉल करने वालों को तहकीकात के लिए मुंतखब किया गया हो? क्या कौमी सलामती या दहशतगर्दी से हटकर पहले कभी खुफिया इदारों के अहलकारों को तहकीकात की जिम्मेदारी दी गई? क्या किसी दरखास्त गुजार ने दुबई कंपनी या तनख्वाह न लेने पर नाअहली की दरखास्त की थी? और ये सवाल भी किया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ट्रायल कोर्ट आज़ादाना काम कर सकता है? तो ये वो सवालात हैं जो उन्होंने अपनी तकरीर में उठाए हैं, लेकिन ये सवालात पूछे किससे गए हैं ये मियां साहब ने अपनी तकरीर में वाज़ेह नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल, ये एग्रेशन, हालात किस नहज पर जा रहे हैं और कानूनन क्या इस तरह से बराह रास्त जजेस पर तनकीद का इख्तियार है या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। हमें माहिर कानून साबिक जस्टिस नासरा जावेद साहिबा ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नासरा साहिबा आपका। अदालती फैसले पर दरख्वास्त गुजार को रद्द-ए-अमल का इख्तियार तो है, लेकिन ये रद्द-ए-अमल एहतराम के दायरे में होना चाहिए। जिस तरह से नून लीग अदालती फैसले पर तनकीद कर रही है, मियां साहब ने तो आज जजेस पर भी सवाल उठाए हैं, कानूनन आप इसको किस तरह से देखती हैं? मैंने तो कुछ हिस्से उनके देखे हैं और मैं बड़ी हैरत ज़दा हुई हूँ कि ये टीवी पे दिखाया गया सारा कुछ, हालांकि पैमरा ने ये ऑर्डर, ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर कल से दिया हुआ है पैमरा को कि जो अदालती कार्रवाई के खिलाफ और इस तरह की तहकीकी बातें हों उनको ना दिखाएं। तो मेरा ख्याल है सबको एक मोहतात होना चाहिए। बिल्कुल। बात ये है कि ये एक अंग्रेजी का मुहावरा है, आफ्टर मी द डिल्यूज, मतलब मैं नहीं तो नू का तूफान आ जाएगा। किसी एक शख्स से आप जमहूरियत साथ को कायम ना रख सकते हैं और ना लपेट सकते हैं। जमहूरियत का मतलब है कि अक्सरियत की जो है नुमाइंदे मुंतखब हों और वो उनके एतमाद में हैं तो उनके हक में सब कुछ करें। अब अगर इस किस्म की जमहूरियत हो जिसको इकबाल ने कहा देवे इस्तबदाद,
جمہوری کبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے، یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اور یہ بات کرنے کی جی مانیٹر کیوں کر رہا ہے سپریم کورٹ کا جج نہیں کبھی ہوا، یہ اقامہ کی بات انہوں نے جو تھی ہی نہیں پٹیشنر کے اس میں، اور تنخواہ کی بات وہ انہوں نے ریز کر دی اور اس پہ کر دیا کنوکشن نہیں، ابھی تو وہ ڈکلیریٹری ہے نا، کنوکشن پر نیب والے کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس بات کا پٹیشنر کو علم نہیں ہے، اب اس کو بیچارے کو کیا پتا جو جماعت اسلامی کا ہے، بالکل یہ تو انویسٹیگیشن میں بعد میں سامنے آیا تھا، ان کو یہ تو سامنے تب آیا جب انویسٹیگیشن ہوئی، تو جو ان کے علم میں ہے انہوں نے بتا دیا، غیب کا علم تو سوائے خدا کے کسی کو نہیں، اور یہ بات کہ کوئی مانیٹر نہ کرے، ہر ادارے میں چہیتے اپنے لوگ اس حکومت نے لگائے، اور یہ قائد اعظم نے جو کچھ ہمیں پیغامات دیے تھے اس کی ٹوٹل نفی، انہوں نے کہا 3 چیزوں سے خبردار میں ساری قوم کو کرتا ہوں، ایک ہے نیپوٹزم، اقربا پروری، اور اقربا صرف آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے چہیتے ہوتے ہیں، پاکستان کے ہر ادارے میں اپنے انہوں نے چہیتے اور اپنے رشتہ دار لگائے ہوئے، کئی دفعہ تو یہ ٹی وی پہ آ چکے اور انٹرنیٹ پہ نمونہ، ٹی وی پہ تو نہیں آتے، ڈر کے مارے لوگ نہیں دکھاتے، انٹرنیٹ پہ کہ ہر ادارے میں آپ دیکھیں، اور یہ آپ نے دیکھ لیا ایس سی سی پی کے چیئرمین نے کیا کیا، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ جس کو بتا رہے تھے سعید احمد کا اس نے کیا، اور پھر اب جو تھا وہ منسٹر آف فائنانس جس نے وہ قاضی والا سارا کیس جو تھا بنایا ہوا تھا، جسٹس صاحبہ یہ تو صورتحال مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اب کورٹس اور حکومت آمنے سامنے، تو قانون پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں آنی چاہیے، دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا، اگر یہ ایسی بات کرے وچ از کنٹیمپٹ تو پھر عدالت کو ان پہ کنٹیمپٹ لگانا پڑے گا، اور وہاں پہ جو وکلا اکٹھے ہوئے تھے آپ دیکھیں 15-20 اس میں سے ایسے تھے جن کو ہم وکلا درمیانے، اصل میں تو آپ دیکھیں 500 کالے کوٹ میں خرید لاؤں لنڈے بازار سے اور 500 روپے ایک شخص کو دوں کہ بھی تو پہن کے اندر آ جائے، تو آپ کہیں گے یہ جمع غفیر جو ہے یہ وکلا کا ہے۔ میں تو تقریباً ہر وکیل کو پہچان لیتی ہوں، اس لیے کہ میں بات کی صدر رہی ہوں، اور بہت سارے تو یہ میرے شاگرد بھی رہے ہیں کیونکہ میں کئی دہائیوں سے پڑھاتی رہی ہوں یونیورسٹی میں لا فرق کالجز، تو یہ جو ساری صورت ہے نا، تو جسٹس صاحب یہ تو بڑی خطرناک صورت ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کالے کوٹ پہن کر کوئی بھی آ سکتا ہے، تو یہ تو بالکل ٹینشن والی صورتحال ہے، یہ پچھلی 90 کی دہائی جیسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا۔ جب دیکھیں آپ وکلا کا اجلاس کریں، اب جب میں بار میں صدر تھی اور ہم کو ایونٹ کرتے تھے تو ہر ایک سے ہم اتنا صرف ان کو یاد دہانی کرا دیتے تھے کہ اپنا بار کا کارڈ ساتھ لے کے آئے، کیونکہ آپ کالے کوٹ سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ وکیل ہے جب تک اس کے پاس بار کا کارڈ وہ دکھا نہ سکے، اور اگر ہم نے کوئی ایونٹ کیا ہوا ہے اور اس میں ہمیں یہ خیال ہے کہ کوئی آ کے اس طرح کرے گا، کھپ ڈالے گا، تو اگر وکیل ہے تو اس کا جائز حق ہے جو وہ کہے، لیکن جو وکیل نہیں ہے اس کو وہاں آ کے کوئی بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے یا وہاں ایک تھرتھلی مچانے کا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کوئی اس طرح کا نہیں لگایا ہوا تھا قدغن کے جی بار کا کارڈ ہو تو یہ دکھایا جائے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک فرد کی خاطر آپ خدا نہ خواستہ جمہوریت کی بساط کو نہیں لپیٹ سکتے، ایک فرد کے اوپر جمہوریت میں چلتی حکومت تو ابھی بھی ہونی چاہیے، وہی سارے اقربا ہیں اور وہی لوگ ہیں، اگر مانیٹر نہ جج کرے اور کہیں یہ پہلے باتیں نہیں ہوئی تو ہمارے سب سے نمونے آگے ہیں کہ کیا کیا کون سے فیلڈ میں اور کس طریقے سے امپیڈ کیا گیا ایون بھی انویسٹیگیشن، تو اگر اس کو نہ مانیٹر کیا جائے، آپ دیکھیے کتنے 12 سال سے یہ ریفرنسز پینڈنگ ہیں، حالانکہ نیب آرڈیننس سے 1 مہینے میں فیصلہ ہونا چاہیے، قانون جانتے ہیں سب لوگ، لیکن کوئی اس کے اوپر کرتا ہے جو نیب کے چیئرمین ان کا اپنا اس نے کیوں کرنا ہے، تو سارا یہ جو حالات ہے۔ بہت شکریہ جسٹس ناصرہ جاوید ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھی، ماہر قانون، اور عدالتی نظام پر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، عدلیہ پر جو تنقید کی جا رہی ہے اس سے متعلق اظہار خیال کر رہی تھی۔ جب تک پاناما کا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا تو جو تمام تر سیاسی جماعتیں تھیں ان کے درمیان ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پیج پر تھیں، تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہی رہی ہیں اور یہ کیس چلتا رہا، بڑا اتحاد نظر آ رہا تھا سب میں، خصوصاً پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی تک ایک ہی پیج پر آ گئی تھی۔ لیکن اب یہ جو کیس ہے اس کے نمٹتے ہی صورتحال میں تبدیلی آئی ہے، پاناما کیس کا فیصلہ آئے ابھی 1 ماہ بھی پورا نہیں ہوا ہے اور اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ آمنے سامنے کھڑی دکھائی دے رہی ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا گئی ہوئی تھی، بلاول نے امان صحرا اور چترال میں جلسے کیے، پی ٹی آئی کی حکومت کو للکارا، اور اب عمران خان سندھ میں آ رہے ہیں۔ سکھر میں بڑا اہتمام کیا گیا ہے، ایک بہت بڑے جلسے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس جلسے کے لیے امید ہے کہ 9 بجے تک عمران خان یہاں پر خطاب بھی کریں گے۔
इस जलसे को सिंध में पीटीआई की इलेक्शन मुहिम का आगाज करार दिया जा रहा है। एक बार फिर इमरान खान ने सिंध का रुख किया है और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 2011 में वो यहाँ पर आए थे और अच्छा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था सिंध में पीटीआई को, लेकिन फिर अचानक से खान साहब की जो पूरी तवज्जो थी वो पंजाब पर चली गई और उन्होंने सिंध को बिल्कुल नज़रअंदाज किया, जिसका एतराफ़ वो खुद भी कर चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। और मैं अब सिंध आऊँगा और 25 को जो अपनी कैंपेन शुरू करेंगे हम सिंध के लोगों के लिए, उसका मकसद ये है कि सिंध के लोगों को बताएं कि उनके हालात हैं क्या और ये ठीक कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इमरान खान साहब, इनको तो सुना, आज उनकी गुफ्तगू ज़रा मुख्तलिफ होने वाली। सखर में वो खुद एतराफ़ कर रहे थे कि पीटीआई सिंध को नज़रअंदाज कर चुकी है। यही वो वजह है कि 2011 के बाद से सिंध में पीटीआई की शोहरत बढ़ने के बजाय घटी है। जिस तरह तहरीक इंसाफ को सिंध में मजबूत होना चाहिए था, उस तरह से वो काम नहीं कर सकी, जिसका पूरा का पूरा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हुआ। अब खान साहब एक बार फिर सिंध में आ रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी को इस बार टफ टाइम दे पाएंगे और पीपल्स पार्टी की क्या तैयारियां हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमें पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहिबा ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपका। पहले पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा गई हुई थी और अब पीटीआई की बारी है। सखर में सारा स्टेज सज चुका है। अगले इलेक्शन तक सिंध में आपको टफ टाइम मिलने वाला है। पीपल्स पार्टी तैयार है इस मुकाबले के लिए? एक तो बात यह है कि देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये राइट है कि वो पूरे पाकिस्तान में जाएं और अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो फ्यूचर प्लान है, रोड मैप है, जो भी आप कह दें, वो अपने सिटीज़न्स तक पहुंचाएं। और असल जो बात है इसमें अच्छी वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ कल्चर जो है वो परवान चढ़ रहा है। अब रही बात ये कि सिंध में टफ टाइम, सिंध में कभी लाड़काना में जो बीबी की सीट है वो भी हमने बिला मुकाबला नहीं जीती और 15-15 पार्टीज़ का इत्तेहाद बना है और उन्होंने मुकाबला किया है। और ये एक हर पार्टी को एहसास रहना चाहिए कि hamaरा यहाँ मुकाबला है और हमें परफॉर्मेंस देनी है। पार्टीज को तो ये एहसास है शैला रज़ा साहिबा। इमरान खान साहब तो ये समझते हैं कि सिंध में अवाम को शदीद मुश्किलात हैं, तहरीक इंसाफ इन तमाम मसाइल से निकालने का एक ज़रिया बनेगी, सिंध पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। इमरान खान सिंध में तब्दीली की बात कर रहे हैं। सिंध में तब्दीली की ज़रूरत खुद पीपल्स पार्टी कितना महसूस करती है? पीपल्स पार्टी को क्या लगता है कि उसको सिंध के अंदर क्या करना चाहिए? हम तो तब्दीली ला रहे हैं और मुसलसल काम कर रहे हैं। पख्तूनख्वा में तब्दीली वहाँ के लोगों को नज़र नहीं आती, चाहे वो डेंगू से बचाव हो या पुलिस भी हो, जिस पे काजी फाइज ईसा ने अभी एक ऑब्जर्वेशन दी है कि सिर्फ FIR काट लेना ही मसले का हल नहीं है, पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो देखिए, बात यह है कि चाहे इमरान हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी की भी हो, पाकिस्तान में जो हालात रहे हैं उसमें पाकिस्तान में जो भी काम होगा वो बतदरीज उसमें चेंजेस आएंगी और हमने भी 9 साल में बतदरीज हम कोशिशें कर रहे हैं और यकीनन वो भी कर रहे होंगे, लेकिन हर एक का अपना नारा होता है और हमारा भी अपना नारा है, उनका भी है और ये उनका राइट है। ठीक है, तो ये मीडिया पर जिस तरह से मीडिया की बात की जाती है कि मीडिया पर परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया है, जाहिर है ऐवानों में लेकर आए हैं, उनको उनको डिलीवर आप करेंगे तभी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। तो रिजल्ट जो है वो तो लोगों के ही रिस्पॉन्स से पता चलेगा कि लोगों को आप दे क्या रहे हैं और उनको मिल क्या रहा है। देखिए, नाराजगी इसलिए है कि लोगों को अगर है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं जमहूरी हुकूमतों से, लेकिन असल बात यह है कि एजुकेशन, हेल्थ को हम फोकस कर रहे हैं। हमारे पास जितने अच्छे हमने हॉस्पिटल्स दिए हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं है, चाहे वो गंबट में हो, चाहे वो लाड़काना में हो। जिस तरह हमने NICVD, SIUT इन सब पे हमने काम किया है, ये देखते हुए कि ये लोग जिस तरह काम कर रहे हैं हम इन्हें सपोर्ट करें, और जिस तरह से सिंध में सेहत पे काम हो रहा है, इसके अलावा ये कि सिंध में एजुकेशन पे बहुत काम हुआ है। इससे पहले जो मसाइल थे वो इतने ज़्यादा थे कि जब कलेक्टिवली देखा जाता है तो ये काम नज़र नहीं आता। सिंध में अमन व अमान जो ख़ास तौर पर कराची में थी उसमें बड़ा मसला था। सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिंध एक सूबा है जिसमें 18,000 से ज़्यादा
सिपाही तक NTS देकर आए हैं और हमने इस टेररिज्म से निपटने के लिए अपने सिपाहियों को 3000 से ज़्यादा फौज की ट्रेनिंग दिलाई है। ये किसी और सूबे में नहीं हुआ है। तो है जो मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक स्पोक पर्सन की हैसियत से, या ये कह दें कि रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से, कि पीपल्स पार्टी ने आज तक जो है वो मकबूजा मीडिया को डिस्कवर करने की कोशिश नहीं की, और अगर वो मकबूजा मीडिया जो है उसमें से किसी एक चैनल को भी जो है मजीद मकबूजा करने की कोशिश करती है। ये जो आप मकबूजा मीडिया की आप बात कर रही हैं, तो जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि मीडिया को उसके ऊपर परफॉर्मेंस दिखाने से कुछ नहीं होगा। जो लोग आपको मुंतखब करके लेकर आते हैं, जो लोग वोट देते हैं, ऐवानों तक पहुंचाते हैं, जाहिर है उन्हीं के लिए काम किया जाएगा, तभी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उनको दिया है तो वो हमें मुंतखब करते हैं ना। देखें, हमने उनको दिया है, जब ही तो PMLN को लोग छोड़कर हमारे में शामिल हुए, जब ही PTI को छोड़कर लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो असेंबली में शामिल हुए उन्होंने रिजाइन किया, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर हमारे साथ आए। तो दिया है तो लोग हमें रिजल्ट देते हैं ना। और ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेस नहीं मिला। अब लोग आकर ही हाथ डालते हैं मियाँ मिठा पे, लियाकत जतोई पे, इन लोगों पे जो यहाँ के अवाम ने रिजेक्ट किए हुए बुरी तरह से। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी, सिंध के अवाम तो पीछे हैं, सिंध के अवाम का बहुत बड़ा रोल है अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप और अगेंस्ट द टेररिज्म। और मैं समझती हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, जो है वो बेहतर फैसला करने वाले हैं और वो बेहतर फैसला करेंगे। अब ये तो प्रोपेगेंडा है, और हम ये कह ही नहीं रहे कि हम जी सब कुछ तब्दीली ले आए, हम किसी के लोटे नहीं लेंगे, हम किसी के बंदों को टिकट नहीं देंगे और फिर सारा कर लें। हम ये नहीं करते। ठीक है। हम जो है हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से, आमरियत से लड़ते हुए यहाँ पहुँचे। हमें बहुत सारे लोग शायद, ठीक है, बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे हमरा थी सिंध के अवाम को तब्दीली, सिंध के अवाम जो कि लोगों को मुंतखब कर ऐवानों तक लेकर जाते हैं, तो फिर उनको वो रिजल्ट भी चाहिए होता है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन पानी जहरीला होता जा रहा है। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान में पानी का बहरान एक बहुत बड़ा मसला है। जितनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, उसी तेज़ी से पानी के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ एक बड़ी आबादी ज़ेर ज़मीन पानी पर इन्हिसार करती है। हम ठंडा मीठा पानी पीने के बजाय बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये पानी जहरीला हो रहा है। इस पानी में आर्सेनिक की मिकदार इंतहाई तेज़ी से बढ़ रही है, जो बहुत ही ख़तरनाक है। आर्सेनिक बुनियादी तौर पर जहर है जो माहौल में कुदरती तौर पर पाया जाता है। खाने पीने की अशिया और पानी में इसकी मामूली सी मिकदार वैसे ही मौजूद होती है, लेकिन ये मिकदार बढ़ जाए तो ये जहर इंसान की जान भी ले सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 आउंस आर्सेनिक का जो 100वां हिस्सा होता है, इंसान की जान लेने के लिए वो काफ़ी है। और पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन पानी में इस जहर की मिकदार ख़तरनाक हद तक बढ़ी है। यहाँ पर यह भी अहम है कि पानी को उबालने से भी इस जहर का असर ख़त्म नहीं होता। ये जहर इस हद तक ख़तरनाक है कि हमारे यहाँ ज़ेर ज़मीन पानी में इसकी मिकदार ज़्यादा हुई है, और WHO के जो साइंसदान हैं, इस तमाम मामले पर हाल ही में उन्होंने रिसर्च की और 1200 मकामात से पानी के नमूने लिए गए, जिससे ये मालूम हुआ कि जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मिकदार हमारे यहाँ पाई जाती है। साइंसदानों ने इस रिसर्च में खबरदार किया कि तवील अरसे तक आर्सेनिक मिला पानी पीने से इंसान कैंसर और दिल की बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। अगर पाकिस्तान में कैंसर और आर्ज़े क़ल्ब से मुताल्लिक़ अदाद शुमार देखे जाएँ तो ये बात दुरुस्त भी मालूम हो कि पिछले सालों में पाकिस्तान में कैंसर तेज़ी से फैला है, और इस वक्त हम एशिया में कैंसर से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हर साल 30 से 40% अमवात आर्ज़े क़ल्ब यानी हार्ट अटैक की वजह से या हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं। सालाना 2 लाख लोग दिल की बीमारियों की वजह से दम तोड़ जाते हैं, और इन आदाद शुमार की रोशनी में ये तो मुमकिन है कि शायद ये अमराज आर्सेनिक मिला पानी पीने की वजह से ही फैल रहे हों, क्योंकि पाकिस्तान में 6 करोड़ से ज़ायद लोग हैं जो कि ग्राउंड वाटर ज़ेर ज़मीन पानी पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन बात ये भी है कि ये इंकशाफ कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। 2001 के बाद से कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें साइंसदान ज़ेर ज़मीन पानी में आर्सेनिक की तेज़ी से बढ़ती हुई मिकदार से मुताल्लिक़ बता चुके हैं, लेकिन हुकूमत इस तमाम तर ख़तरात के बावजूद कोई इकदाम नहीं ले रही है, क्योंकि जब WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम देखें तो 1 लीटर में पानी में जो आर्सेनिक की मिकदार है ज़्यादा से ज़्यादा 10 माइक्रोग्राम तय है,
लेकिन हमारे यहाँ ये शरह 50 माइक्रोग्राम रखी गई है। इसकी क्या वजह है और इतने संगीन मामले पर अब तक कोई इक़दामात क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? हम बात करेंगे। हमें डॉक्टर मोहम्मद असलम ताहिर साहब ने ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। पानी में जो ये की मिकदार पाई गई है आर्सेनिक की पाकिस्तान में, ये कितनी ख़तरनाक है? और ये भी बताइए कि ग्राउंड वाटर की असल में यहाँ पर पाकिस्तान में सूरत हाल इस वक्त है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ऐसे है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ग्राउंड वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा कुछ शहरों में जैसे इस्लामाबाद है या कराची है, तो वहाँ पे सरफेस वाटर भी यूज़ होता है। और सरफेस वाटर में जो आर्सेनिक की मिक़दार होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम ओवरऑल सिनारियो में देखें कि जो अभी तक पाकिस्तान के जो नेशनल प्रोफाइल्स सामने आए हैं ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के रेलेवेंट, तो उसमें ये बात सुन के आप खुद हैरान होंगी कि अर्बन एरिया में सिर्फ 15% लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, और जबकि रूरल एरियाज़ को 18% है। रूरल एरियाज़ को कंपैरेटिवली 3% ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है। उसकी रीज़न ये है कि शहरों में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें इतनी ज़्यादा खराबियाँ पैदा हो गई हैं, और दूसरा ये है कि सप्लाई जो है वो इंटरमिटेंट है, तो जिसकी वजह से ये है कि शहरों में पानी जो है वो बहुत जो है ना सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कम से कम होता जा रहा है। तो उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं इस वक्त वो ये है कि देख लें आप, जो हॉस्पिटल में बेड्स हैं वो 40% बेड्स आर ऑक्युपाइड ड्यू टू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम अर्बन और वाटर रूरल एरियाज रिलेटेड के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं वो तो आपने ग्राउंड वाटर के बता दिए, लेकिन ये रिपोर्ट कितनी अलार्मिंग है? तेजी से जो आर्सेनिक की मिकदार बढ़ रही है, इसकी वजूहात क्या हैं? कैसे फैल रहा है ये ग्राउंड वाटर के अंदर? जी बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसे है कि मैं इस तरफ जाने से पहले ये बता दूं कि आर्सेनिक है क्या चीज़। ठीक है। आर्सेनिक जो है ना एक मेटलाइड है। मेटलाइड से मतलब ये है कि ये मेटल तो नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज़ जो है ना मेटल की हैं, और ये एक एलिमेंट है, और ये ज़मीन में नेचुरल पाया जाता है। और उसके अलावा जो आर्सेनिक है वो ये एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स में होता है, और इंडस्ट्री से भी आर्सेनिक जो है वो आप ड्रिंकिंग वाटर में शामिल हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में जो आर्सेनिक है वो ग्राउंड वाटर में है, और मेनली ये नेचुरल रॉक्स हैं, जिसमें जब पानी की मिकदार जब ऐसे है कि हमारे यहाँ ये देखें कि जब इस्लामाबाद बना था तो वाटर टेबल जो है ना 15 फीट था। अब यहाँ पे जो है ना 300 फुट से भी ऊपर चला गया है, जो एवरेज है यहाँ पे जो वाटर टेबल है। तो उसमें जिस तरह जो पानी जो है वो नीचे जा रहा है, तो जब वो रिचार्ज होता है तो वहाँ पे नेचुरल रॉक्स जो है ना आर्सेनिक की जो है उसमें पानी जो डिज़ॉल्व हो जाता है, और यही वजह है कि ये फिर पानी, क्योंकि आर्सेनिक पानी में डिज़ॉल्व हो जाती है और आर्सेनिक जो है वो लोग फिर पानी में पीते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में ये है कि हम लोगों ने जब मैं चेयरमैन था PCRWR का, तो उस वक्त हम लोगों ने पाकिस्तान में 134 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 61 डिस्ट्रिक्ट्स जो पूरे जिसमें पंजाब और सिंध सारा शामिल है, तो उसमें से हमने 33,000 से ज़्यादा वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए जी। और ये बड़ा साइंटिफिक सर्वे था, और ग्रिड्स बना के कोई एरिया नहीं छोड़ा, हर ग्रिड में से एक एक सैंपल लिया गया, और क्वालिटी इंश्योरेंस के भी सैंपल्स लिए गए। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा, आप लोग भी सर्वे कर चुके हैं, और अब जो WHO के रिपोर्ट है इसमें तो ये कि 1 लीटर पानी में आर्सेनिक की ज्यादा से ज्यादा मिकदार 10 माइक्रोग्राम तय है। फिर मेरा सवाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस मिकदार को 50 माइक्रोग्राम तक काबिल कबूल क्यों रखा हुआ है? एक्चुअल मैडम इसमें ये है कि WHO के स्टैंडर्ड नहीं है,
WHO ने एक गाइडलाइंस बना दी हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो बेस करती हैं कि एक आम आदमी जो है ना वो 2 लीटर पानी जो है ना उसकी कंजम्पशन है, जबकि हमारे जब गर्मियों के दिन आते हैं तो गर्मियों में एक आदमी 1 लीटर सुबह लस्सी में पी लेता है पानी जो है। तो इसका मतलब ये है कि गर्मियों में पानी की मात्रा ज़्यादा पीते हैं और उसकी वजह से जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 10 से भी कम होने चाहिए गर्मियों में, ठीक है ना जी। लेकिन हर गवर्नमेंट जो है ना वो अपने स्टैंडर्ड सेट करती है और हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड सेट है वो बहुत ज़्यादा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोहम्मद असलम ताहिर साहब हमारे हमरा मौजूद थे। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी बात करेंगे जो अपने पाँवों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नादिया। वेलकम बैक। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ साल पहले तक हम इस शोबे में जनूबी एशिया को लीड करते थे। हमारी कॉटन दुनिया में मानी जाती थी। अब भी हमारी क्वालिटी कई ममालिक से बहुत बेहतर है। इसीलिए पाकिस्तान आज भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया का 8वां बड़ा एक्सपोर्टर है। अगर सिर्फ मुल्की सतह पर हम बात करें तो ये सेक्टर GDP में 8.5% हिस्सा डालता है। 45% लोगों का रोजगार इस शोबे से जुड़ा हुआ है। लाखों लोग ऐसे हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में नौकरियां कर रहे हैं। यानी एक तरह से हमारी मईशत की शहरग है ये, और ये शोबा हम पूरी तरह से इस पर डिपेंड भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस सेक्टर की जो तरक्की है उसके लिए उस सतह के इकदाम नहीं किए गए जो कि ज़रूरत थी। हुकूमत पिछले कई साल से टेक्सटाइल के शोबे को उठाने की कोशिश में तो है। वज़ीर आज़म ने कुछ पैकेजेस भी अनाउंस कर रखे हैं इस शोबे के लिए, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है जिसकी ज़रूरत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पिछली हुकूमत में हमें 14 से 15 अरब डॉलर तक कमा कर दे रही थी, अब मौजूदा दौर में हम देखें तो हुकूमत में सालाना एवरेज 13.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रही है। यानी सिर्फ 3 से 4 साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम होकर आधी रह गई है, जिसकी वैसे तो बज़ाहिर बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा भी है, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ को गैस और बिजली महंगी मिलती है तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बन रही होती है वो भी महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बांग्लादेश जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कपड़ा सस्ता पड़ रहा है। तो अब ये जो ओवरऑल सूरत हाल बन रही है इस पर हम बात करेंगे। चेयरमैन पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुसलसल क्राइसिस का शिकार नज़र आ रही है। पहले गैस और बिजली की लोड शेडिंग वजह थी, अब इंडस्ट्रीज़ को लोड शेडिंग से फ्री करार दे दिया गया। उसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री संभल क्यों नहीं पा रही? बात यह है कि हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। सब सिंपल बात यह है कि जो आपने भी जो इंट्रो में जो बातें की ना बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि अगर मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर करता हूँ पाकिस्तान में और वो मुझे कॉस्ट करती है $1, और यही चीज जब बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर करती है तो वो 87 सेंट की पड़ती है, तो ये 13% का जो फर्क है वो बायर देने को तैयार नहीं है। आज कोटा रिजीम नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ये भूल जाती है कि कोटा के जमाने में US के ऊपर जब कोटा था तो उनको खरीदना हमसे लाजमी था। आज इट इज एन ओपन मार्केट, इट्स अ ग्लोबल विलेज। जब उस कॉन्सेप्ट में जब हम आ गए तो हमको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। बांग्लादेश के अंदर जो गैस की प्राइसेस है हमारे से 50% है। तो आप मुझे बताएं कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर ऊपर आएगी तो मैं क्या करूं? तो ज़ुबैर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश का जो प्रोडक्ट है हमसे सस्ता है, लेकिन क्वालिटी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की कॉटन तो दुनिया में मानी जाती है। क्या हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं? नहीं, एक बात मैं आपको ये बता दूं। देखिए, क्वालिटी की बात वहाँ होती है जहाँ आप बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की। हम फैशन डिजाइनर नहीं हैं, हम तो जो है ना वेंडर्स हैं। एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, अगर आप जितने भी आप नाम निकालें तो उनकी साइजेस, उनकी क्वालिटी, उनकी स्टिचेस इवन पर इंच जो है ना हमको वहां से आते हैं, और हम उसको उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चर करते हैं और वो अपने नाम से, बल्कि इनके प्राइस टैग भी हमारे यहाँ से ही लगते हैं और वहाँ हम देते हैं कि ये जो नहीं, ये आप 5 से 10% एक्सपोर्ट की बात कर रही हैं जो कि अपने ब्रांड से बेचते हैं। 90% ऑफ आवर गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ दिस कंट्री as we supply them as vendor। जब आप ये समझ लिया तो आप ये समझेंगे बांग्लादेश में एक पोलो शर्ट है, वो बल्क क्वांटिटी में जाता है। मैं आपको मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ। अगर पोलो शर्ट मैं बनाता हूँ या बांग्लादेश बनाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ही तरह से जाता है, वो थ्रो अवे आइटम होता है और वो मिलियंस ऑफ पीसेस में जाता है। अगर वो मैं पाकिस्तान से अगर वो मैं कहूँ कि भाई मेरा 2 है और अगर बांग्लादेश उसको 180 में दे रहा तो मुझसे क्यों लेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़ुबैर साहब, आपने जिस तरह से अपनी गुफ्तगू के आगाज में ही कहा ना कि कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है, तो हम उसके लिए क्या करें? क्या हमने गवर्नमेंट को
अभी इस वक्त जो है ना उन्होंने मुझसे पूछा कि अर्जेंट क्या आपको चाहिए, अभी आपको वॉर फुटिंग भी, अभी अर्जेंट क्या चाहिए जिससे हम थोड़ा ना ये जो नोज डाइव है वो जो बिल्कुल हर महीने नीचे चला जाता है एक्सपोर्ट्स को, क्या करें। मैंने कहा 3 चीजें आप कर दें हमको। एक तो ये कि जो आपने ऐलान किया है 180 बिलियन रुपए के पैकेज के टेक्सटाइल के लिए, उसकी जो पेमेंट्स हैं वो आप करवा दें कि भाई जो हमारे पैसे अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो हमको हमारे रिफंड के पैसे और जो ये इंसेंटिव के पैसे हैं वो हमारा जब ज़र मुबादला हम लेके आ जाएं मुल्क में, जब डॉलर्स आ जाएं तो हमको उसके साथ पेमेंट कर दें। नंबर 2 ये है कि नए इस पॉलिसी के अंदर जो ये साल 2017-18 है उसमें उन्होंने कहा था कि जब आप 10% बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट तो हम आपको ये 6% देंगे। तो मैंने कहा ये निकाल दें 10% वाला, क्योंकि पिछले 6 महीने में आपने निकाल दिया था तो एक्सपोर्ट हुई। अगर आप इसको रखेंगे कोई ये नहीं सोचेगा मैं 12 महीने के बाद मेरी क्या पोजीशन हो। तीसरे नंबर पे हमने कहा गैस की प्राइसेस को और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को इंडिया और अपना बांग्लादेश के बराबर कर दें और डॉलर को आप अननेसेसरी जो आपने बिल्कुल ये जो इकदामात है ये लेने की शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब आपका। टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा सेक्टर, पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इसको बचाने के लिए ज़रूरत है कि हुकूमत फौरी तौर पर ये इकदामात ले। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।